नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। प्रदेश भर में आयोजित होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा की तिथि 18 व 19 दिसंबर निर्धारित कर दी गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 से 25 नवंबर तक किए जा सकते हैं। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी स्तर पर होने वाली इस परीक्षा के बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि टीजीटी, पीजीटी व पीआरटी के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा 18 व 19 दिसंबर को आयोजित करवाई जाएगी। इसमें प्रदेश भर से लगभग 3 लाख परीक्षार्थी के परीक्षा में बैठने का अनुमान है। 15 नवंबर से बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद 3 दिन अभ्यर्थियों को करेक्शन के लिए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी न करते हुए पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रति परीक्षा 1000 रुपये शुल्क रखा गया है, ताकि अभ्यर्थियों को आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। इसके साथ ही परीक्षा ऑफलाइन तरीके से ही करवाई जाएगी। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपने पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट का नंबर में से कोई एक पहचान पत्र का नंबर देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन करता है तो उसका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का आयोजन 18 और 19 दिसंबर को कर रहा है। 18 दिसंबर को शनिवार है, सायंकाल एक परीक्षा होगी और 19 दिसंबर को रविवार है। उस एक परीक्षा प्रातःकाल में होगी, एक सायंकाल सत्र में होगी। कुल मिलाकर 3 परीक्षाएं ये आयोजित की जाएंगी 18 और 19 दिसंबर को। इसमें हम 15 नवंबर से और 25 नवंबर तक विद्यार्थियों के एप्लीकेशन लेंगे। जो भी अभ्यर्थी होंगे 11 दिन में अप्लाई कर सकते हैं और 3 दिन को उनको अपना करेक्शन के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी नवीनतम फ़ोटो जिसमें विजिबिलिटी क्लियर हो और सफ़ेद बैकग्राउंड हो, 60% साइज़ की 20 KB की और से 50 KB के बीच की फ़ोटो लगानी होगी और उसका हस्ताक्षर सफ़ेद कागज़ पर करने के उपरांत साइज़ 10 KB से 20 KB के बीच का होगा और उसके अंगूठे के साइज़ का भी 10 KB से 30 KB के बीच में अपलोड किया जाना अनिवार्य है। इसके बारे में क्योंकि अब की बार CBSE स्कूलों की परीक्षाएँ चल रही हैं और उनकी परीक्षाएँ थोड़ी देर से होती हैं, तो जिस हिसाब से संख्या होगी उसके बाद में निर्धारण 25 नवंबर के बाद कर लिया जाएगा। डेट फिक्स यही है, टाइम उस टाइम पे पता चलेगा। हाँ, टाइम विद्यार्थी को भी बता दिया जाएगा और जब एडमिट कार्ड जारी हो तो भी उसको जानकारी मिल जाएगा। डेट बताना है। बोर्ड की साइट पर हम बुलेटिन लगाएंगे, प्रत्येक अभ्यर्थी वहाँ दे सकता है। उसमें 18 तारीख की पीजीटी की परीक्षा है और 19 तारीख की टीजीटी और पीआरटी की परीक्षा है। सर कितनी फीस? लेकिन विद्यार्थी संख्या के कारण से उसमें परिवर्तन हो सकता है। सर कितनी फीस लगेगी? फीस ऑनलाइन ही कटेगी? जो फीस ऑलरेडी 1000 रुपये तय है और 2 की भरना चाहता है तो 3 की भरना चाहता है, उसमें जो छूट है उस हिसाब से ही नियमानुसार पहले वाला है, उसमें फीस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो पिछले सालों से चली आ रही वही फीस रहेगी। ऑनलाइन तरीके से फीस भरी? ऑनलाइन तरीके से फीस भरी जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन ही उसको अपनी फ़ोटो भी अपलोड करनी है, ऑनलाइन ही हस्ताक्षर अपलोड करने हैं और ऑनलाइन ही अंगूठे का निशान भी अपलोड करना है। स्थानीय नेहरू पार्क में स्थित विजय स्तंभ पर 13 राजपूताना राइफल्स के वीर जवानों को याद किया गया। 1971 में बांग्लादेश के साथ हुई लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के साथ लोहा लेते हुए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले जवानों को ब्रिगेडियर RS खरब व मुख्य वक्ता तोखराम सांगवान के साथ साथ अनेक अधिकारियों व सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर RS खरब व कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कर्नल तोखराम सांगवान ने कहा कि देशभक्तों के त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन वीर योद्धाओं के त्याग और बलिदान को लेकर 13 राजपूताना राइफल्स के द्वारा हर वर्ष भारत देश में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उसी के तहत भिवानी जिला में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें 13 वीरांगनाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ अन्य सैनिक परिवारों को भी यहाँ पर सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि उस समय जिस प्रकार से सेना के
13 राजपूताना राइफल्स के जवानों ने अपना वीरता का परिचय दिया, वह गरिमापूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि उस समय का युद्ध दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हमारे लिए था, क्योंकि उस समय उनके पास न तो वर्दी थी, न ही पूर्ण रूप से सक्षम हथियार थे। दुश्मन ऊपर से गोला बारूद बरसा रहा था और हमने अपने सीमित हथियारों के बल पर पाकिस्तान के घुटने टेकने का काम किया और काफ़ी पाकिस्तानी सैनिकों को जीवित पकड़कर सरेंडर करवाया। राजपूताना राइफल्स भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। यह भारतीय सेना का सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। आज़ादी के बाद जब जब दुश्मनों ने हमारे इस पवित्र देश की तरफ अपनी नजरें तिरछी की है, तब तब भारत माता की सेवा में इस राजपूत रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए उच्च कोटि के युद्ध का कौशल का प्रदर्शन किया। मैं मेजर तोखराम सांगवान 13 राजरेफ। आप पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी पूरे देश को मैं सलूट करता हूँ। मैं आज बताना चाहता हूँ आपको कि हमने बांग्लादेश में जो लड़ाई लड़ी थी, पहले जो लड़ाइयाँ हुई वहाँ 5-7 दिन बहुत मजबूत लड़ाइयाँ हुई, बहुत हमारे आदमी जख्मी हुए, लेकिन कामयाब रहे। हम जहाँ भी गए कामयाबी हासिल की और हमारे जो है 24 आदमी जो है वहाँ पर शहीद हो गए, 33 आदमी हमारे घायल हुए, 3 ऑफिसर हमारे घायल हुए और लेकिन हमने पीछे नहीं हटे और बढ़ते ही चले गए। 13 राजरेफ ने इतना अच्छा काम किया, वाइन गार्ड का काम किया। सबसे पहले ढाका पहुँचे, पाकिस्तानियों के हथियार डलवाए और वहाँ हम 2-3 महीने तक, जब तक उनको वापस नहीं भेज दिया तब तक वहीं रहे। उनके कैंपों को हम जो मैनेज करते रहे और वो बहुत खुश थे हमारे से कैदी भी, क्योंकि हमने उनको माफ़ किया था। हमने कोई ऐसी बात नहीं जो कि आम तौर से कैदियों के साथ करते हैं। सुरक्षित देश तो हमारे फौजियों की वजह से ही सुरक्षित है। बाकी में तो जो है आप कहोगे पॉलिटिक्स करता है, हमारे पॉलिटिशियन के ऊपर अगर हमारी फौज ना हो ना तो मामला गड़बड़ है। हर जगह अब तो इतनी कैजुअलिटी हो रही है फौज की, कोई सेफ नहीं, कोई पीस नहीं, कोई पीस स्टेशन नहीं। अब हर आदमी जो है, हर फौजी को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। वो पहले कहा करते हैं कि भाई बिस्तर के नीचे रस्सी रहती है, अब तो इनका पीछू लदे रहता है, आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ आज कल वहाँ। कोई सुरक्षित नहीं, देश के अंदर सुरक्षित नहीं, देश के बाहर सुरक्षित नहीं। बनीराम। कैप्टन साहब, किस प्रकार की लड़ाई थी उस समय, आपने कैसे लड़ी, कितने लोगों को आपने मात दी? मैं तो उस टाइम पर सिर्फ राशन सप्लाई करने वाला था। जवान जहाँ गया है वहीं पर मैंने उसके साथ राशन पहुँचाया। आज तो हवाई जहाज से भी ड्रॉप कर देते हैं, उस टाइम पर गाड़ी से राशन देना पड़ता है। पका करके राशन दोनों टाइम का एक टाइम दे करके आते थे रात को। तो कितना उस समय राशन पहुंचाना कितना जोखिम था? बहुत जोखिम था। वहाँ पर जो है ना ऊपर से फायरिंग भी आ रहा था, MMG के फायरिंग भी आते थे, LMG के भी आ रहे थे और 1-2 बार तो आर्टिलरी का फायर भी आया है। तो उस वक्त आदमी जो है ना राशन ले या उनका अपना खुद का प्रोडक्ट करे। तो इस हालत के अंदर जो है ना बहुत कुछ सोच समझ करके और राशन को जो पहुँचाया। हमने दरिया के अंदर जमालपुर के अंदर सिविलियन बोट्स पकड़ करके उनके अंदर जो है ना एक कंपनी का राशन डलवा करके पका हुआ राशन उनको आगे तक पहुंचाया। राज राइफल के शहीद जो हमारे साथी हुए हैं उनको आज हमें श्रद्धांजलि दिया है और उनके परिवार को हम सम्मानित करेंगे। यूनिट की तरफ से 13 राज राइफल की तरफ से आए हैं, उनको सभी हमारे अफसरों को, हमारे ब्रिगेडियर साहब और 3 कमांडेंट साहब आए हैं, कर्नल साहब और जो भी कैप्टन साहब और सूबेदार ओम प्रकाश जी शर्मा जी आए हैं। तो हम उनको आज सभी को सम्मानित कर रहे हैं भिवानी से कि हम 2 साल के बाद हमें 1917 में भी यहीं किया था और उसके बाद 19 में भी, और ये कोरोना के टाइम बीच में गैप पड़ गया। जितने भी हमारे शहीद होते हैं राज राइफल के, उनको सबको हम सम्मानित करते हैं कि उनकी याददाश्त दिलाती हैं। जैसा कि सरोज जी ने बताया, 13 राजपूताना राइफल 15 जनवरी 1966 में रेज हुई, तो मात्र 5 साल की रेजिंग के उनको ये युद्ध के दौरान 1971 की जो लड़ाई हम सब जानते हैं,
एक निर्णायक युद्ध था। इतनी बड़ी जो जीत है हिंदुस्तान की, शायद कम लड़ाइयों में रही है, वो एक प्रतीक रहा है और रहेगी। लगभग 11 शहीद परिवार पधारे हैं, जिनमें उनकी वीरांगनाओं का सम्मान 13 राजपूताना राइफल्स की ओर से किया जाएगा और तमाम विभिन्न युद्धों के भूतपूर्व सैनिक, ऑफिसर्स, जेसीओज और सभी शहीद परिजन यहाँ पधारे हैं। सभी अपनी अपनी वीरता का प्रेरणादायी उद्बोधन हम सबको दे रहे हैं और ऐसे कार्यक्रमों में आकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। देश की वीरता और शौर्य का हम जब गाथा सुनते हैं तो हमें भी देश के लिए आगे बढ़ने की, देश पर कुछ काम करने की इच्छा होती है। उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में संस्कृत भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दिलाने व तीसरी से 10वीं कक्षा तक अनिवार्य किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह कहना था सराय चोपटा स्थित श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के 125वें वार्षिक समारोह में बोलते हुए CBLU के रजिस्ट्रार डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज का। इस कार्यक्रम में नगर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इस अवसर पर CBLU के रजिस्ट्रार डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज ने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगा। समारोह के अध्यक्ष महर्षि वाल्मीकि संस्कृत महाविद्यालय के रजिस्ट्रार चौधरी यशवीर सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा को विशेष स्थान दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा प्रदेश के सभी संस्कृत महाविद्यालय की परीक्षाओं का संचालन करेगा और प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास करेगा। महाविद्यालय के प्राचार्य विनय मिश्र ने मांग की कि शास्त्रीय आचार्य की डिग्रियों को संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में बनवाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की दिशा में निश्चित रूप से प्रयास करेगा। आचार्य के प्रमाण पत्र में अहमियत दिखाया गया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत न आए। समारोह के मुख्य वक्ता हरियाणा प्रादेशिक हिंदी सहित सम्मेलन के महामंत्री आचार्य रमेश मिश्र ने कहा कि आज संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान संस्कृत प्रेमियों को ही देना पड़ेगा। सरकार को भी संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता देनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि शारदा पीठ के सचिव आचार्य मदन सिंह ने कहा कि आज संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए एक युद्ध स्तर पर कार्य किए जाने की सख्त आवश्यकता है। मैं मानता हूँ मानवता के उत्थान के लिए इस तरह के कार्यक्रमों में इस तरह के जो सद्विचार हैं, जो संस्कार युक्त समाज को बनाने के, उसके निर्माण के लिए जो किए गए कार्य हैं, ये वह कार्य है। और आज के जो युवाओं को जो भटक रहे हैं, जो शिक्षा में केवल भौतिकता को देख रहे हैं, जो भौतिकवाद को देख रहे हैं, उनको वास्तव में मानव धर्म सिखाने के लिए और जो वास्तविक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है, उसको सिखाने के लिए जो संस्कृत विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का निर्माण करके जो राष्ट्र में कार्य किया जा रहा है, इससे ही मानवता का और प्रदेश, समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। मेरा मानना दूसरा यह है कि जब इन कार्यों में जो गति दी जा रही है आज देश में, ये बहुत ही सुहृद है। और संस्कृत भारती विश्व आज पूरे विश्व में एक ऐसी संस्था है जो संस्कृत के अनुसार चलते हुए सब जगह संस्कारों को और मानवता को सिखाने के लिए और एकता, अखंडता, सबको समाहित करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला रही है। मैं महाविद्यालय के लोगों को भी और राष्ट्र में जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं, आज कई लोग, बहुत बड़े बड़े लोग आए, न्यायाधीश हैं और कुछ शारदा पीठ के लोग हैं, जिन लोगों ने वास्तव में इस संस्कारों को बचा करके रखा है। सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। मैं हरियाणा संस्कृत अकादमी से मुकेश पांडे, विकास अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। हरियाणा संस्कृत अकादमी माननीय डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध है। संस्कृत भाषा के विकास के लिए पूरी तरह से काम कर रही है और यहाँ से बहुत ही स्नातक पास आउट हुए हैं और 125 वर्ष आज पूरी कर रही है इस संस्था अपने स्थापना के। और संस्कृत भाषा जो है ये भारत की दिव्य आत्मा है। आज संस्कृत सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय का जो 125वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इस अवसर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की ओर से और समस्त शिक्षा संस्कृत सेवी समुदाय की ओर से हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और साथ ही हम सब मिलकर के ये प्रयास करेंगे कि संस्कृत को एक बार पुनः
जन जन की भाषा बनाया जाए, ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाया जाए, भूगोल, गणित, विज्ञान सब भाषाओं का माध्यम धीरे धीरे संस्कृत भाषा बने और संस्कृत का जो हमारा पुरातन ज्ञान है वो शोध के माध्यम से सब लोगों तक पहुँचे। इसके लिए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने प्राच्य विद्या अध्ययन केंद्र की स्थापना भी की है। आदरणीय शिवनारायण शास्त्री जी के मार्गदर्शन में ये अध्ययन केंद्र चलेगा और इसमें जितने भी भिवानी के बड़े बड़े प्राचीन जो महाविद्यालय हैं, इसमें सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय भी है, अन्य महाविद्यालय भी हैं, उन सब का सहयोग लेंगे और उनके सबसे के सहयोग से ये अध्ययन केंद्र आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ हम संस्कृत शिक्षा को, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए सभी विद्वज्जनों का सहयोग लेकर के विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य करते रहेंगे। डेंगू की बीमारी से निपटने के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल प्रशासन द्वारा किया गया है मरीजों के लिए विशेष प्रबंध। यह कहना है सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में डेंगू मरीजों के लिए करीबन 40 बेड्स की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने इस बारे में लोगों को अनेक सुझाव भी दिए। जिला अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक के अनुसार डेंगू होने पर बुखार, सिर दर्द, मसल्स और जोड़ों में दर्द, उल्टी होती है, जबकि मलेरिया तब होता है जब प्लाज्मोडियम परजीवी से संक्रमित मच्छर व्यक्ति को काटता है। मलेरिया होने पर बुखार के साथ कपकपी होना, ठंड लगना, सिर दर्द, उल्टी और कभी कभी थकान जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के तरीके बताते हुए उन्होंने कहा कि घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, गमलों, पुराने टायर्स व अन्य पात्रों का पानी बदलते रहें, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार जरूर बदलें, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, घर की खिड़कियों में जाली या स्क्रीन होनी चाहिए, मच्छर भगाने वाले सुरक्षित उपाय करें। डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि चौधरी बंसीलाल अस्पताल में डेंगू के लिए 40 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ 30 बेड डेंगू के मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं। डेंगू वार्ड में हर बेड पर मच्छरदानी में सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे मरीज को संपूर्ण इलाज मिल सके। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में प्लेटलेट्स SDP की व्यवस्था किसी भी कैटेगरी के मरीजों के लिए मुफ्त में की गई है। बारिश के मौसम के बाद जो VBD डिजीज़ है, वेक्टर बोर्न डिजीज़, इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इस वेक्टर बोर्न डिजीज़ में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया मुख्य तौर से आते हैं। मलेरिया के जो मरीज़ अभी तक हमारे कोई एक भी मरीज़ नहीं आया है, ना ही चिकनगुनिया का केस आया है, जबकि हमने 50,680 स्लाइड बनाई हैं और हमने सैंपल भी ले रखे हैं चिकनगुनिया के। तो दो जो बीमारियां हैं वेक्टर बोर्न की, चिकनगुनिया और मलेरिया, इनके हमारे कोई भी मरीज़ नहीं है। इसके जो सिम्टम होते हैं मलेरिया के, बुखार आता है, सर्दी लगती है और स्वेटिंग होती है, इंटरमिटेंट टाइप का फीवर होता है और मुंह कड़वा हो जाता है, उल्टी हो जाती है और तिल्ली जो है वह भी बढ़ सकती है। तो इसमें हमने ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इसका सही समय पर इलाज करवाएं और इलाज के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह दें। इसको बचा कैसे जाता है, जैसे कि इसका जो मच्छर होता है वो एनाफिलीज मच्छर होता है। एक इन्फेक्टेड आदमी को बाइट करके दूसरे आदमी को बाइट करेगा तो ट्रांसमिशन का काम करता है ये। तो इसके जो मरीज़ हैं वो भिवानी में इस साल नहीं है, लेकिन हमारी जो दूसरे बीमारी है डेंगू, इसके मरीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने पता है कि कल हमारे 24 मरीज़ पोर्टल में चढ़े हैं, जिसमें 11 मरीज़ बाहर के पोर्टल से आए हैं और हमारे 13 मरीज़ यहाँ के रजिस्टर्ड हुए हैं। इस बीमारी के डेंगू को बचने के लिए सिर्फ 2 बातों का अगर आदमी ध्यान रखे तो हम 70 से 80% इस पर काबू पा सकते हैं। वो 2 बातें क्या हैं कि हम अपने घर में जहाँ पर रहते हैं वो हफ्ते में एक बार जो मच्छर की ब्रीडिंग प्लेस है, जैसे कि गमला है, कोई टायर है, घड़ा है, हमारा जो फ्रिज की ट्रे है और जहाँ कंटेनर छोटे छोटे हैं उनको हम देखें, चेक करें, उसमें जो पानी हो तो उसको खाली करवा करके उसको ड्राई रखें। तो एक काम तो ये है, अगर मान लो हफ्ते में ये काम करते हैं तो उसमें मच्छर पैदा होने की बहुत ही कम संभावना हो जाती है। दूसरा काम जो ज़रूरी है, जब हम बाहर जाते हैं घर से तो अपना शरीर को पूरे कपड़े पहने, फुल स्लीव के बरें, पूरे हमारी जो टांगे हैं वो ढकी हुई हों। हम हाफ पैंट हैं, ट्राउज़र हैं, घूमते टाइम में ना पहनें। हाफ स्लीव के कोई टी शर्ट है
या कोई कमीज है वो ना पहने, क्योंकि ये 2 काम कर लेते हैं। हम अपना घर का ध्यान रखते हैं और पूरे कपड़े पहनते हैं, ये सिंपल सी बात है। तो इसमें 70-80% हम काबू पा सकते हैं। ये सब जनता का कर्तव्य बनता है कि ये 2 बातें हम पालन करें, तो जो दिन प्रतिदिन जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है इस पर हम काबू पा सकते हैं। चिल्ड्रंस डे की पूर्व संध्या पर स्थानीय रोहतक रोड स्थित सेंट जेवियर स्कूल में जहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया, वहीं अनेक तरह के स्टॉल्स और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पॉलीथीन से होने वाले खतरों के बारे में और सही खान पान के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। रोहतक रोड स्थित चिल्ड्रन डे की पूर्व संध्या पर सेंट जेवियर स्कूल में बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति कार्यक्रम किए गए। इस अवसर पर विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उपस्थित अभिभावकों को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की बधाइयाँ दी और बताया कि पॉलीथीन का प्रयोग मानवता के लिए कितना खतरनाक है। वहीं विद्यालय प्रशासन द्वारा बच्चों को आधुनिक युग की स्टॉल्स पर रोजाना प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग करने इत्यादि के बारे में जागरूक किया गया। चाचा नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बच्चों द्वारा अनेक खाद्य व्यंजनों के स्टॉल्स लगाकर बच्चों को आकर्षित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार व अभिभावक गण द्वारा बच्चों की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की जी भरकर प्रशंसा की। Hello everyone, I am Lata Rafel, Principal St. Xavier High School, Bhiwani. First of all, wish you Happy Children's Day to all of you. जैसे कि आप जानते हैं कि आज बाल दिवस है और हम बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और इसी उपलक्ष्य में हमने आज बाल मेला आयोजित की है, जिसमें फन फेयर तो है ही, गेम जोन भी है, उसके अलावा साइंस एग्जीबिशन रखा गया है और साइंस के जो तथ्य है उसको नए आयाम के द्वारा समझाया गया है। जैसे नुक्कड़ नाटक, सेमिनार रखे गए हैं, स्लोगन्स बच्चे बोलेंगे, साइंस से संबंधित सॉन्ग गाएंगे बच्चे। School has been a very fantastic place for me, as a school building is very essential for any society or any community, colony, anything. It does not give education, but it grows a student in many aspects. For example, sports, extracurricular activities, art, music, etc. So many things. The place I have been in school is I am in class 10 and my name is Himansh. For sure, I have been so graceful to the school. I have gained many chances and my stage fear has been literally covered up by my teachers, and my teachers are my god-like structures for me. And for sure, my teachers and my students and my schoolmates are very good for me. I'm the disciplined. We are basically from बहादुरगढ़, तो कुछ रीज़न से हमें यहाँ स्टे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सर्च किया और अदर स्कूल्स के बारे में भी, तो ये स्कूल मुझे बेस्ट लगा। रीज़न बीइंग, एक तो यहाँ डे बोर्डिंग है, दूसरा यहाँ वैलेंटाइंस डे को भी पेरेंट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया। वो चीज़ों से बहुत इंस्पायरेशन मिली सर मुझे। अभी देखिए जो चिल्ड्रन डे है वो संडे को है, तो इन्होंने आज ही फन फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें सभी पेरेंट्स को भी इन्वाइट किया है। रीज़न्स की पेरेंट्स भी आके देखें कि बच्चे किस तरीके से इंडिपेंडेंसी की ओर जा रहे हैं। ये कुछ भी हो, चाहे यहाँ बच्चों को चीज़ें परचेज़ करना भी सिखा रहे हैं, सेल करना भी सिखा रहे हैं। क्या लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ यही नहीं है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, आप छोटी छोटी चीज़ों से सीखेंगे, एंजॉय करना सीखेंगे, उनको चीज़ें परचेज़ करना सीखेंगे, सेल करना सीखेंगे। और छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे साइंस के एग्जीबिशन लगाए हैं, उसको वो किस तरीके से एक्सप्लोर करके अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं। तो वो चीज़ें कहाँ से आई हैं? शायद ये जो टीचिंग स्टाफ है उनका वहीं से तो इंस्पायरेशन लेके बच्चे बता रहे हैं। I'm Kirti Chauhan from St. Xavier's High School, Bhiwani. Today we have organized Children's Day in our school. The children of today will make the country proud. The way they grow, the way they learn, these are the platform we can provide to our children in the school. So children of today will make the India of tomorrow.
So we have organized so many different activities for our children, their poems, speeches, science exhibitions, stalls. So children got so many things to participate in, and our children, their parents, they all are taking part in the activities and at a great platform for our children. बॉक्सिंग के मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी के खिलाड़ी अन्य खेलों में भी समय समय पर अपना परचम लहराते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीते दिनों आयोजित ताइक्वांडो जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में 44 व 46 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति और कमला ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम और प्रदेश का नाम रोशन किया। खेल प्रेमियों ने उनके भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। बीते दिनों शिमला में आयोजित की गई जूनियर नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर पहुंची प्रीति व कमला का स्थानीय बस स्टैंड के पास पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। भिवानी पहुंचने पर उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस बारे में स्वर्ण पदक विजेता कमला व प्रीति ने बताया कि उनकी इस उपलब्धि का श्रेय उनके कोच व उनके माता पिता को जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि 40 किलोग्राम भार वर्ग में अत्यंत कठिन मुकाबले में उन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाकर पूरे भारत में भिवानी का नाम रोशन किया है। नाम क्या है? नाम मेरा ताइक्वांडो गेम करती हूँ। शिमला में मेरी उस गेम में हुई थी। 40 kg गेम में 40 kg वेट में मैं खेली थी। मेरी 3 फाइट हुई थी। मैंने वर्ल्ड में मेडल हासिल किया है अनिल सर की तरफ से और मेरे फैमिली वालों की सहायता से। यूथ गेम चल रहे थे। मैं ताइक्वांडो गेम करती हूँ और शिमला में यूथ गेम चल रहे थे 8 से 10 तक। मैंने शिमला में यूथ गेम में सीनियर में 46 kg में फर्स्ट वेट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और मैं भिवानी से बिलोंग करती हूँ और मैं प्रैक्टिस वूसू के सर राजेश भीम स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ ताइक्वांडो की, तो मैंने मेडल प्राप्त किया। फसलों के बिजाई के लिए डीएपी खाद की उपलब्धता के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। इस बारे में कृषि अधिकारी श्री आत्माराम गोदारा का कहना था कि भिवानी में करीबन 22,000 डीएपी के बैग जल्द ही पहुंचने वाले हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से आसपास की मंडियों में भेज दिया जाएगा ताकि किसान भाइयों को खाद के मामले में किसी भी तरह की परेशानी न आए। फसल की बिजाई के लिए डीएपी की किल्लत से जूझ रहे किसानों को अब खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस बारे में कृषि अधिकारी आत्माराम गोदारा ने बताया कि आज शाम को डीएपी का रैक भिवानी में पहुंच रहा है, जिससे भिवानी को करीब 22,000 डीएपी के बैग्स उपलब्ध होंगे, जिन्हें आसपास की मंडियों में भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि 2 दिन के बाद फिर से आईपीएल कंपनी का रैक भिवानी में पहुंचने वाला है, जिससे भिवानी को 40,000 बैग खाद के मिलेंगे। उन्होंने बताया कि किसान भाई वर्तमान में अपनी ज़रूरत के अनुसार ही खाद लें, एडवांस में खाद न खरीदें, क्योंकि भविष्य में भरपूर मात्रा में किसानों को खाद उपलब्ध करवा दी जाएगी। हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज शाम को हमारा डीएपी फर्टिलाइज़र का रैक लगने जा रहा है। उसमें से हमें लगभग 1100 मैट्रिक टन डीएपी मिलेगा। लगभग 22,000 बैग हमारे भिवानी जिला को मिल रहे हैं और वो हम अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मंडियों में भेज रहे हैं। इससे किसान भाई अपनी गेहूं की बिजाई अच्छी तरह कर सकते हैं। और अभी 2 दिन के बाद फिर हमारा आईपीएल कंपनी का एक डीएपी फर्टिलाइज़र का रैक आ रहा है, उसमें से भी हमें उम्मीद है लगभग 40,000 बैग मिलने की। तो किसान भाइयों की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और जिस किसान को गेहूं की बिजाई करनी है उतना ही डीएपी खरीदे, एडवांस में डीएपी ना खरीदे, क्योंकि अब जैसे जैसे रैक आ रहे हैं वैसे वैसे किसान भाइयों को डीएपी देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।